नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली चल रहा है उस पर एक फोर्स लगाया जाता है और फाइनली उस पर अगर फोर्स लगता रहे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पा लेता है। 4 सेकेंड में उसकी स्पीड इतनी हो जाती है। सो एक लड़का ए है वो ऐसा करता है, लेकिन बी वाला वो भी फोर्स लगाता है। तो बी जब फोर्स लगाता है तो उसी ऑब्जेक्ट को जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंचा देता है, बट उसे 8 सेकेंड लगते हैं। पहले वाले को 2 से 10 तक पहुंचाने में 4 सेकेंड और दूसरे वाले को 2 से 10 तक पहुंचाने में 8 सेकेंड। तो ये वीकर है, ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है, ये 8 सेकेंड में उतनी स्पीड दे पा रहा है जबकि इसने 4 सेकेंड में ही दे दिया। अब जरा देखिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में किसने ज़्यादा फोर्स लगाया। बट व्हाट इज फोर्स? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज फोर्स। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला है? दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम ये है और टाइम का नीचे टाइम लिख दिया। तो फिर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम पहले का केस लें। मास है ऑब्जेक्ट का 2 kg और फाइनल वेलोसिटी है 10। मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 है। तो ए स्टूडेंट ने या ए बॉय ने उसे 4 सेकंड में 4 सेकंड तक फोर्स लगाया है। तो अब जरा देखें, दैट इज 20 माइनस 4/4 दैट इज 16/4। तो पहले ने कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन लगाया, तो ये पहले का फोर्स हो गया। इसी तरीके से सेकंड ने कितना लगाया? तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करिए। फाइनल मोमेंटम एम वी है, इनिशियल मोमेंटम एम यू है, टाइम की जगह टाइम रखिए। इसने भी 2 इंटू 10 तक वेलोसिटी पहुंचाई और जबकि इनिशियल वेलोसिटी 2 थी। तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, लेकिन इसने 8 सेकंड ले लिए। तो इसलिए 20 माइनस 4/8, तो 16 का चेंज इन मोमेंटम किया बट इसने टाइम 8 सेकंड ले लिया। तो इसका जो फोर्स हुआ वो 2 न्यूटन हुआ। तो किस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया, पहले ने या दूसरे ने? सो इन फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज मोर। जो मोमेंटम को 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर ले दैट इज कॉल्ड मोर फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Let any mass m initially moving with, हाँ बिल्कुल वही है, any mass initially moving with speed u meter per second if F force is applied, अगर उस पर F force is applied किया जाता है, F force is applied attains स्पीड v मीटर पर सेकेंड। v मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है और कितने समय में हो जाती है? इन t सेकेंड। तो हम ये देखेंगे कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है। टर्म उसको कहेंगे पी आई। सो दैट इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, दैट इज कॉल्ड, बुक में स्मॉल पी से लिखा है, हम भी स्मॉल पी से लिखेंगे, पी आई इज इक्वल्स टू एम यू। और फाइनल मोमेंटम क्या है? ठीक है चलो पी फाइनल लिख दिया, दैट इज एम वी हुआ, फाइनल है। अच्छा तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल, दैट इज एम वी माइनस एम यू। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ?
रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अच्छा ये बताओ, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ था इस 16 का हुआ था, बताओ ये कितने सेकंड में चेंज हुआ? 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 4 का। तो क्या वही फोर्स माना गया? ये जो मोमेंटम 16 का चेंज हुआ ये कितने सेकंड में चेंज हुआ? 8 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना चेंज कर पाओगे मोमेंटम, उतना ज़्यादा फोर्स माना जाएगा उसमें है, उस जो फोर्स लगा रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करोगे? इट इज m कॉमन ले लो, v माइनस यू और अपॉन t कर दो। तो अब इन्होंने बताया कि इट इज ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो ये बताया गया व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स इज, अब जो अप्लाइड फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m v माइनस यू बाई t। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? v माइनस यू बाई टी। दैट इज अप्लाइड फोर्सेस। ये किसने बताया और क्या यही न्यूटन का सेकंड लॉ बना? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, क्या जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो वैसे वैसे वजन भी बढ़ता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है हाइट और वजन जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? मोमेंटम ये है, तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही चीज है, ये फोर्स है डायरेक्टली, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बड़ी चीज थी तो वही फोर्स हमने मान लिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए हीट बढ़ी तो क्या गैस का जो गुब्बारा है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा? धूप में रख दो तो बड़ा हो जाता है और फ्रिज में रख दो छोटा हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं? गैस के पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। तो कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कह सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन, पार्टिकल का दूर जाना डिफ्यूजन है, तो जितना ज़्यादा हीट रहेगी तो उससे क्या होगा? गैस के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे। तो वैसे ही जितना ज़्यादा चेंज कर पाओगे मोमेंटम में 1 सेकंड में, क्या उतना ज़्यादा फोर्स पाया जाएगा? क्या ए व्यक्ति ने 1 सेकंड में 4 न्यूटन का चेंज कर दिया तो क्या उसका फोर्स ज़्यादा माना गया? और दूसरा सिर्फ 2 का ही चेंज कर पाया तो उसका फोर्स कम माना गया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और बताओ मोमेंटम किस दिशा में चेंज हो रहा है? अगर मान लीजिए कि हाँ, क्योंकि पहले ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और अब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो मोमेंटम इधर ही बढ़ा। तो एंड इट टेक्स प्लेस, जो अप्लाइड, ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो किधर होता है? क्या जिस तरफ फोर्स लगाया जाता है उधर ही की तरफ चेंज इन मोमेंटम होता है? फोर्स इधर लगाओगे तो चेंज इन मोमेंटम इधर ही होगा कि नहीं? एंड इट टेक्स प्लेस, क्या टेक्स प्लेस? चेंज इन मोमेंटम। एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये चेंज इन मोमेंटम होता है? डायरेक्शन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड, क्या जो हमने अभी निकाला पिछले सवाल में, क्या वो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव था? तो क्या राइट हैंड साइड में मोमेंटम चेंज हो रहा है? निगेटिव तो नहीं था ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना मोमेंटम। तो बताओ ये जो मोमेंटम में चेंज आया क्या ये पॉजिटिव था? और फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगा है। तो क्या कह सकते हैं कि अब इसी चीज को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो मैंने पूरी बात बता दी, ये फोर्स लगाया है। तो कार्तिक इसे रिपीट करो, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? Sir, applied force is directly proportional to rate of change of momentum of a force, and it takes place in the direction where it is applied. हाँ, एंड इट टेक्स प्लेस
इन द डायरेक्शन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स आपने 2 बार बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। अनुराग रिपीट करो। सर यही चीज हाँ यही, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बीएससी तक इम्पोर्टेंट है। applied force is directly proportional to rate of change of momentum and it takes place in the direction of force is applied. हाँ सूर्यांश रिपीट करो। अच्छा माही रिपीट करिए। Applied force is directly proportional to rate of change of momentum and it takes place in the direction where force is applied. सार्थक बेटा आप रिपीट कर सकते हो? ओके नाउ प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई। तो अब जरा देखो, तो ये फार्मूला हो गया। तो अगर मान लीजिए कि कभी आपको ये बात कह दें कि इनके बीच में ये जो एंगल है वो 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो क्या आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देती हो कि 2x 3x और 4x ये एंगल है? बोलो, जब रेशो दिया होता है तो लगा देती हो। तो ऐसे ही हमने ये देख लिया f किसके प्रोपोर्शनल है, क्या mv माइनस u बाई टी। तो हम जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो इनमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं k। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है k, और इक्वेट कर दें v माइनस u बाई टी, जहां पर k क्या है कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये किसका साइन है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इसको क्या कहते हैं, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। क्या तुम्हारी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो क्या वजन 1 ही किलो बढ़ता है? क्या बढ़ता तो है, लेकिन क्या उतना ही तो नहीं बढ़ता ना। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बात निश्चित है कि नहीं? या ये कह सकते हो ज्यादा फोर्स लगाएगा कोई पहलवान लगाएगा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? क्या पहलवान धक्का दे, रेसलर धक्का दे, तो लेकिन कितना बढ़ेगा या कितना बदलेगा? तो दोनों बढ़ेंगे तो उस चीज का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि मेरी हाइट अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो मेरा वजन कितना गुना बढ़ेगा, क्या डबल बढ़ेगा कि ट्रिपल बढ़ेगा। यही वो के है कि हाउ मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेस। बढ़ेगा तो, लेकिन हो सकता है ये 1 बढ़े। जैसे अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल्स टू 3x, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ चुकी हो, और अगर मान लो मैं x को डबल कर दूं, x की वैल्यू 1 रखूं तो y कितना है बताओ? अच्छा, और x को मैं डबल कर दूं तो y कितना है? तो ये कहने का मतलब है कि y अब 3 है और y 6 हो गया। तो x जैसे कि प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये नहीं है कि अगर x 1 बढ़ रहा है तो ये 1 ही बढ़ रहा है। x 1 बढ़ा तो 3 बढ़ा। ये भी बात समझाएं कि नहीं? अगर आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो क्या वजन भी 1 ही ग्राम बढ़ेगा? तो वही चीज है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। वास्तव में इनके बीच रिलेशन क्या है, वेयर के इज, ये क्या है और ये कौन सा साइन है बताओ? क्या प्रोपोर्शनल का? प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ बोलो। हाँ तो डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और के इज क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और न्यूटन ने इसकी वैल्यू कितनी ली? 1। सो इफ k इज इक्वल्स टू 1, k को 1 रख दो जरा इसमें, तो बताओ f क्या हो गया? 1 रखो इसमें k को, तो f क्या हो जाएगा? और क्या आपको ये याद है कि कल अनुराग ने v माइनस यू बाई टी को क्या बताया था? अच्छा, ये अच्छी बात आपने कही। तो क्या न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्या F इज इक्वल टू ma है? दो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन इससे यूनिवर्स के बहुत सारी चीजें, ना जाने कितनी चीजें सॉल्व होती हैं। इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या है? इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या चीज है? इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा,
इसके टर्म्स में क्या अनुराग आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो? सर किसके? जो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फोर्स किसका किसका प्रोडक्ट है? सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो तो ठीक है, इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके टर्म्स में डिफाइन करो। कार्तिक आप करो। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, सूर्यांश हाँ करो। मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम क्यों कह रही हो? मास है तो मास बोलो। मास इनटू एक्सेलरेशन। So force is product of mass and acceleration. So force is product of mass of object and acceleration produced in the body. उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या? अच्छा ये मुझे बताइए कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलो यूनिट ऑफ फोर्स इज यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, ये केजी है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या है? न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही किया है, और बाकी है न्यूटन, ये है। तो ये जो भी बुक की फिजिक्स है वो सब पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स है। जितने भी फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, अभी ग्रेविटी भी पढ़ाई जाएगी वो भी न्यूटन की है, इसके पहले का जो चैप्टर पढ़ा है वो भी न्यूटन का दिया हुआ है। आपकी पूरी बुक क्लासिकल फिजिक्स है, पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स है, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। समझ में आ गई बात? आगे पावर भी पढ़ोगी वो भी न्यूटोनियन है, इट इज़ ऑल न्यूटोनियन। तो अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो 1 न्यूटन क्या है? किसी ने ये बात बता दी कि F इज इक्वल्स टू ma, अब मैं 1 न्यूटन कैसे पता करूं? क्या ये और ये 1 हो जाए तो क्या ये 1 न्यूटन हो जाए? ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो 1 इंटू 1 से क्या 1 न्यूटन बन जाएगा? if an object of 1 kg is accelerating, वो किस तरीके से एक्सिलरेट कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? क्या ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है क्या? एक्सिलरेटिंग का क्या मतलब होता है? कि हर सेकंड इसकी स्पीड इतनी बढ़ती जा रही है। हर सेकंड बढ़ेगी ना। एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? कि पहले 0 है तो 1 सेकंड बाद 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2, 1 सेकंड बाद फिर 3, बढ़ती चली जा रही है। सो इफ, तो उस पर फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा? क्या 1 न्यूटन हो जाएगा? 1 kg की चीज अगर कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है, यूनिट एक्सीलरेशन से, तो उस पर लगा हुआ फोर्स कितना माना जाएगा? 1 न्यूटन। जरा चेक कर लो। F इज इक्वल टू 1 kg मास है और उस पर एक्सीलरेशन क्या है? यही फार्मूला लगा रहा हूँ। क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होके क्या आया? 1 न्यूटन। क्या 1 न्यूटन? तो यही चीज हम कह रहे हैं। सो इफ an object of unit mass is accelerating by 1 meter per second square, then force applied on it is is 1 न्यूटन। सूर्यांश रिपीट करिए। सूर्यांश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुराग आप रिपीट करो। अनुराग, एम आई ऑडिबल? कार्तिक, एम आई ऑडिबल? Yes sir. बोलो। Sir, if an object of unit mass is accelerating by 1 meter per second square, then force 1 newton. Then force applied on it, ऐसे बोलो। Then force applied is 1 newton. माही रिपीट करो।
ये बात सही है। सो इतनी बात आपने समझ ली कि ये 1 न्यूटन क्या होता है। नाउ अब जरा देखो एग्जाम्पल 9.1। A constant force acts on an object of 5 kg for a duration of 2 सेकेंड। किसी पर जिसका कि मास कितना है 5 kg और उस पर एक फोर्स लग रहा है, के स्मॉलर है, और उस पर 2 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगाओ, एफ लगा दो, 2 सेकेंड के लिए लगाया, और इसकी स्पीड कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, क्या 3 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और ऐसा कितने समय में हो पाता है, दैट इज 2 सेकेंड लिखा है, पढ़ो, 2 सेकेंड में हो पाता है, 2 सेकेंड में इतनी चीज़ है। अच्छा, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स क्या होता है, क्या फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। Yes, sir. अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या v माइनस यू बाई टी। Yes, Yes, sir. तो मास कितना है, क्या 5 kg है, और v कितना है। 7. अच्छा, यहाँ ये लिखना जरूरी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 7 माइनस, अरे हर में लिखना होगा। हाँ हर एक में लिखना होगा, जब भी ये फार्मूला लगाओगे लिखना होगा, 3. और अपॉन में 2. 2 सेकंड में ये हो पाया है। सो इट इज़ 5 इंटू 4/2, तो कितना हो गया, 20/2. तो क्या 10 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है। सो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया है। नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, कह रहा है यदि अब इस पर 5 सेकंड तक लगाओ तब कितना जाएगी। अच्छा, फिर से यही फार्मूला लगाओ कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या ma, फिर से लगा दिया फार्मूला। और अब इसी ऑब्जेक्ट पर जो कि 5 kg का है, मैं 2 सेकंड के लिए फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कितनी देर के लिए लगा रहा हूँ बताइए। हाँ, तो फोर्स यही हमने लगाया और वही फोर्स लगाया, लेकिन अब बताओ कितनी देर के लिए लगाया, 5 सेकंड के लिए। अच्छा ये बताओ इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, भाई इसकी इनिशियल स्पीड भी तो बताओ। तो इसकी फाइनल स्पीड को क्या v बोलोगी, हमें मालूम नहीं है, लेकिन फाइनल स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ना। जब किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक धक्का दोगी तो क्या उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बोलो कार्तिक, बढ़ेगी कि नहीं। सो अब मैं फिर से कहूँ कि F इज इक्वल्स टू एम ए को क्या कह सकते हो, क्या v माइनस यू बाई टी। उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, क्या अभी तक आपको पता चल चुका है कितना फोर्स लगाया जा रहा है। सर ये mv minus u by t किसका फॉर्मूला है? ये ए का है, आप ही ने तो बताया था एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। Yes, sir. अच्छा F कितना है बताओ, क्योंकि वही आदमी फोर्स लगा रहा है 10, इसका मास कितना है 5। फाइनल वेलोसिटी मालूम है कि नहीं मालूम है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टोटल टाइम मालूम है 5। तो ये 5 उधर ले जाओ या 5 से 5 काट दो, तो बताओ 10 क्या v माइनस 3 हो गया, तो v क्या हो गया 13। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सूर्यांश ने ये बता दिया कि जब आपको फोर्स पता था तो आपने एक्सीलरेशन क्यों नहीं निकाला। तो सूर्यांश ने कहा हम तो ये फार्मूला नहीं लगाते, F इज इक्वल्स टू एम ए, क्यों ना हम एक्सीलरेशन निकाल लें। ये 10 है और मास कितना है, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना हुआ। सो 10/5, सो एक्सीलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा v क्या होता है, क्या u प्लस 80। Yes, sir.
तो शुरुआती स्पीड कितनी थी? व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? 3। 3 मीटर। एक्सीलरेशन कितने का है? 2 का। और कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया? 5 सेकंड। तो दिस इज 3 + 10, दिस इज 13 मीटर पर सेकंड। तो क्या ये तरीका आपको पसंद आया? यस। Yes, sir. तो यही तरीका लगा लो, जो तरीका आपके लिए अच्छा हो वो लगाओ। वो क्यों लगाओ जो अच्छा ना हो? अब देखो 9.2। सो एग्जाम्पल 9.2 कहा जा रहा है विच विट रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स। अगर एक 2 kg की चीज़ है और मैं उस पर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता हूँ 5 मीटर पर सेकंड का, ठीक है? सो 1 मिनट। सो यहाँ पर ये 2 kg की चीज़ है और मैं उस पर कितने का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता हूँ? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब देखो तो ज़्यादा इसमें फोर्स लगेगा या दूसरा केस देखो, कह रहा है कि या फिर 4 kg की चीज़ है, दो अलग अलग केस दे रहा है और उसमें मुझे कितने का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेक करो ज़रा F1 क्या होगा? क्या M1 A1 F इज इक्वल टू MA होता है क्या? ऐसे करना है। ये पता करना है कि ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा। इसको इस एक्सीलरेशन के इस हर सेकंड इसकी स्पीड 5 बढ़ानी है और इसमें हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी है? 2। तो कह रहा किस में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा? तो पता कर लेते हैं कि F1 ज़्यादा होगा कि F2। क्या ये जो हमने फार्मूला लगाया क्या यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है? ज़्यादा होगा। चेक कर लेते हैं, देखने से ही पता चल पाएगा। क्या ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है? तो देखो मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 5, तो क्या ये 10 न्यूटन है? और सेकंड में कितना है? वैसे माही ने बात सही कही है कि इन फर्स्ट केस इट वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फोर्स। इन फर्स्ट केस it would require a greater amount of force। प्रार्थना आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कल भी नहीं आ रही थी, तो ऐसे तो फिर ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे सिखा पाएंगे? फोर्स। अब देखो एग्जाम्पल 9.3। Now, a motor car is moving with a velocity 108 km per hour and takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। एक मोटर कार है और उसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके साथ इसका वजन क्या है? सारे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, तो इसका वजन कितना है? ठीक है, सो इट हैज़ सम 1000 kg इसका वजन है एंड ये चल रही है। सो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? किलोमीटर पर आवर। और ये कितना समय लेती है रुकने के लिए बताओ? क्या 4 सेकंड में रुक जाएगी? सो 4 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई कि नहीं? सो 4 सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो गई, तो स्पीड 0 हो गई और ये 1000 किलो की है। अब देखो तो 4 सेकंड के लिए फोर्स लगाया गया और वो फोर्स किसने लगाया? क्या इस पर जो ब्रेक अप्लाई किया ब्रेक ने लगाया क्या? वो फोर्स ब्रेक ही तो रोकेगा। इंजन बढ़ाती है और ब्रेक रोकती है, बोलो बात सही है? ब्रेक लगा दोगे तो रुक जाएगी, यानी डेसिलरेशन है या रिटार्डेशन, क्योंकि इसे रोका गया है। अब देखो नेगेटिव में होगा। निगेटिव होगा। अब जरा हम देखें कि पूछ रहा फोर्स एक्सर्टेड, तो पहले u को आप मीटर पर सेकंड बदल लें। u कितना है?
क्या 108 के, मीटर पर सेकंड। एक मिनट चेक तो कर लें, तो इट इज़ 108 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड। जैसे ही आप 5/18 का मल्टीप्लाई करें मीटर पर सेकंड लिख लें, 18 से कटेगा, 9 से कट रहा है क्या, 108 है, 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 9, ये कट ही गया, तो 6 हो गया। तो ये था क्या, मैंने जो यू था ना उसको मीटर पर सेकंड बदल लिया और टाइम ये दिया है। बोलो समझ में आई बात? 5/15 कैसे आया? हाँ ये देख लेते हैं। ये बताओ क्या ये 108 किलोमीटर पर आवर है? यस सर। क्या 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ 1 किलो आलू? यही तो बात होती है। तो क्या इसे मैं 108 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख दूं? 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? यस सर। और इसको मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूं। यदि ये दोनों जीरो कट कर दिए जाएं और इसे 2 से कट किया जाए तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये चीज़ क्या आ गई, क्या 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए फिर किसका मल्टीप्लाई करोगे? क्या 18/5 का? उल्टे का करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमने अभी किलोमीटर पर आवर से इसमें किया। फिर क्या 18 6 जा 108 और 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। बोलो यू आ गया? यस सर। अच्छा, वी तो जीरो हाई है, तो अब वो कह रहा है फोर्स क्या लगेगा, तो क्या फोर्स एम ए होता है? बताओ इसका मास कितना है कार का? 1000 kg है, वो तो एसआई यूनिट है। वी कितना है भाई यार, आप बताएं हम क्या बताएं, वो तो रुक गई है गाड़ी। और कितने सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया गया? 4 सेकंड। तो फोर्स इसको कट कर दो, फोर्स ऐसे कट किया जाएगा तो 250 आ जाएगा। 250 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या -7 75 आता है, 25 3 जा, और बाकी 2 जीरो के 2 जीरो लगे, तो कितना फोर्स हो गया? सो दैट इज अ रिटार्डेशन ऑफ 7500 न्यूटन। जब रिटार्डेशन वर्ड यूज किया जाएगा तो फिर माइनस नहीं लिखा जाएगा। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि निगेटिव साइन। तो क्या बोला जाएगा? सो ब्रेक क्या कर रहा है? अप्लाइज ए रिटार्डेशन। ब्रेक नहीं तो रोका है। ब्रेक applies a force of 7500 न्यूटन in opposite direction of motion। बोलो बात सही है? मोशन के अपोजिट फोर्स लगाया उसने कि नहीं? इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। 9.4 देखो, 9.4 क्या है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन और मास m1 मास पर जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो उसको कितना एक्सीलरेशन प्राप्त होता है? क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर 5 न्यूटन का ही फोर्स दूसरे पर लगाया जाए, हल्के पे, एक छोटी सी बॉडी है, छोटे पे लगाओगे बड़ी तेज भागेगी, तो इस पर भी वही फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, तो ये बड़ी तेज भागती है। अब ये किस स्पीड से भाग रही बताओ तो जरा। स्पीड नहीं, हर सेकंड इसकी स्पीड में कितना चेंज हो रहा है बताओ। 10। यहाँ 20 का हो रहा है और यहाँ 10 का हो रहा है। छोटी चीज पे मोती को ऐसे करो तो क्या उछल जाएगी,
अब मोती पे लगातार फोर्स लगाओ, तो इस तरीके से हल्की चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा चेंज आएगा पर सेकेंड, और भारी चीज़ पे लगाओगे फोर्स तो कम चेंज आएगा पर सेकेंड, वही फोर्स है। अच्छा, इस केस में क्या आप इसका m1 निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. चेक कर लें। तो F1 इज इक्वल्स टू सर -5 M1 A1, देख लेंगे, मास निगेटिव तो नहीं आता ना। सर 5 आता अच्छा, सो M1 इंटू 10, तो M1 कितना हुआ? 5/10, भाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो अब M1 कितना आ गया? क्या 0.5 किलो, 500 ग्राम? बताओ, देख लो। और F2 कितना आया? Sir, 0.25 kilogram. M2 इंटू 20, तो 5/20 इज इक्वल टू M2, तो 1/4 कितना होता है? 0.25 kg, यानी 250 ग्राम का है M2, वही 0.50। अब कह रहा है अगर मैं दोनों मासेस को बांध दूं और फिर एक साथ चलाऊं तो क्या हो, तब किस एक्सीलरेशन से जाएंगे? अब उसने क्या किया, दोनों मासेस को एक दूसरे के ऊपर रख के बांध दिया, यानी उसने क्या किया है कि 500 ग्राम यानी 0.5 kg, और ऊपर रख दिया है 0.25 kg, और उस पर फोर्स लगाया, वही फोर्स 5 न्यूटन का। कह रहा है अब एक्सीलरेशन बताओ तो जाने। तो बताओ टोटल मास क्या है? इन दोनों को बांध दिया है, दीज आर, जैसे गिफ्ट रैप किया जाता है ऐसे गिफ्ट रैप कर दिया, बांध दिया दोनों। तो टोटल मास m, क्या m1 प्लस m2 हो जाएगा? 0.50 और प्लस 0.25, Sir, 5. 0.75 kg आ जाएगा। तो और अब 5 है, अब 5 के आगे कितने भी जीरो लगा दो, आगे डेसिमल वैल्यू थोड़ी ना होती है, वो तो जब आप जोड़ोगे, कोई पहले तो लगा नहीं रहे, 5 अपने प्लेस पे है ना। तो 5 है, आप चाहे तो 500 ग्राम लिख लो ना उसे चेंज करके, ये 250 ग्राम है, या आगे कितने भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसे 0.1 और 0.10 को अलग अलग समझते हो क्या? Sir, equal है दोनों. इक्वल है, क्योंकि आगे जीरो लगाने, इधर नहीं लगा सकते हैं, आगे तो कितने भी लगा सकते हो। ये टोटल मास हो गया। अच्छा, फोर्स क्या होता है कि टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, टोटल फोर्स कितना लगाया गया? क्या अभी भी 5 न्यूटन का ही लगाया जा रहा है? 5 है. अच्छा, और मास टोटल अब कितना हो चुका है? 0.7. और एक्सीलरेशन का पता लगाना है, सो 5/0.75, तो 5 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो तो नीचे 75 बचेगा। अगर आप इसे 25 से कट करो तो 25 3 जा कितना होता है? 75, और 25 से ऊपर कट करो तो 25 2 जा 50 होता है क्या? तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? इसको जरा सोचो, 6.66 आएगा क्या? 6666 आएगा। अगर मान लो इस 6 से इसको राउंड ऑफ करो, अगर कोई चीज़ बड़ी है 5 से, तो क्या पिछला डिजिट एक बढ़ा दिया जाता है? तो इट इज़ 6 7 कर दो, ये चीज़ हो गई, फिर बस 7 ही लिख के छोड़ दो, यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 6 7। और एक्सीलरेशन कितना हुआ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। तो पहले वाले में 10 दे रहा था, दूसरे में 20, और बांध दिया गया, तब उतना स्पीड नहीं बढ़ी, क्योंकि भारी चीज़ को तो फिर इतना एक्सीलरेशन थोड़ी ना मिल पाएगा, दोनों को ही बांध दिया गया, तो अब उतना थोड़ी ना दे पाएगा कोई, तो इतना दे पाया। If masses are tied, then the same force will produce acceleration कितना
कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा? एक्सीलरेशन ऑफ 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यार लिखना चाहिए। प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? इसके माइक में गड़बड़ी है। अब देखो एग्जाम्पल 9.5 कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए जरा कि 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 शुरुआती वेलोसिटी क्या है और 10 सेकंड बाद की वेलोसिटी क्या है? दो दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 20 पर थी और बाद में वो कितने पर आ गई? 10 पर। तो ये चीज़ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है टाइम इन सेकेंड। और ये क्या है? क्या ये वेलोसिटी है? मीटर पर सेकंड। जो भी इनकी यूनिट्स होती है वो पैरेंथेसिस में लिखी जाती है यानी ब्रैकेट में। अच्छा सेंटीमीटर लिखो, नहीं तो भी अभी आंसर गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखो। ये देखो तो u कितना है? 0 सेकंड में कितनी इसकी स्पीड थी बताओ? u बताइए 0 सेकंड में कितनी स्पीड है? या 20? और 10 सेकंड में कितनी हो गई? कोऑर्डिनेट जब देख लो x और y लिखते हैं कि नहीं? पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। भाई आप ये देखिए ये एक x एक्सिस है, x एक्सिस टाइम एक्सिस है और y एक्सिस है वेलोसिटी एक्सिस। तो कभी भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो तो क्या x y नहीं लिखते हो? तो x है टाइम एक्सिस, y एक्सिस है वेलोसिटी एक्सिस। तो x पे 0 चले और वेलोसिटी पे 20 चले तो 0 20 आया बताओ। और यहाँ पे देखो जरा x पे 10 चले यानी टाइम एक्सिस पे 10 चले और वेलोसिटी एक्सिस पे 0 तो यहाँ क्या 10 0 आया बताओ। तो ये मुझे बताओ कि 0 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है? u कितना है? तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा u क्या बताया आपने? क्या 20 सेंटीमीटर पर सेकंड? और एक बात बताओ, क्या इसे अनुराग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकंड भी लिखा जा सकता है, यानी 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स 1 किलो आलू। बोलो। और क्या ये बात आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? तो वास्तव में ये 1 ही से मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो तो कुछ अंतर पड़ता है। इस चीज़ को कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। इसे क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड। ये है। हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, काट दिया सेंटीमीटर, हमें तो मीटर चाहिए। तो बताओ क्या होगा? अब ये 0 से 0 कटा तो क्या ये 2/10 आ गया मीटर पर सेकंड? मीटर बचा और पर सेकंड बचा, तो कितना हो गया यू बताओ? 0.5। अब ये तो आप बताएंगे, हमें इतना पता होता तो। 0.25। ओके 25 भी होगा क्या? 10 से डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा, और क्या आएगा? डेसिमली तो लगता है कि और भी कुछ लग जाता है? मैं तुम्हें करके दिखा दूं। वो आपने कट क्या किया है? कट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1 0 से 1 0, तो 2/10 आया। ये देखो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। बोलो ठीक। अच्छा ये बताओ v कितना है? तो क्या 0 सेंटीमीटर पर सेकंड को 0 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं? रुकी है तो रुकी है, चाहे 0 किलोमीटर पर आवर बोल दो। ये बात हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये वेलोसिटी दी गई है, तो
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मास कितना है, मास भी वो ऐसा ही सिस्टम में नहीं दे रहा है, 20 ग्राम। अच्छा ये मुझे बताओ कि ग्राम कट करना है ना, केजी लिखना है, तो कार्तिक ये बताओ ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं? 1 kg upon 1000 gram. हाँ, क्योंकि ग्राम कट करना है तो ग्राम नीचे लिखो। तो ग्राम कट हो गया और जीरो से जीरो कट हो गया। अब माही ये बताओ 2/100 को क्या लिखूं? यहाँ दिक्कत हो गई है लिखने की। 0.02. हाँ ये बात सही है, तो मास भी आ गया। अब वो कह रहा है कि फोर्स बताओ, तो फोर्स क्या होता है, क्या मास इनटू एक्सीलरेशन? MA. चलो ये इतनी बात हमने कर दी, लेकिन ए क्या होता है अनुराग? Then MA2 B minus U by T. v माइनस यू बाई टी। तो सूर्यांश सबकी वैल्यू बताओ, प्लेस करो। प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? 0.02 kg. हाँ, 0 पॉइंट, यस इट इज ऑडिबल। हाँ Yes, sir. V is sir, V is 0 centimeter second. अब Centimeter per second. अब मीटर में आ गया, हमने उसे मीटर में ले लिया है। Okay, sir. And sir, U sir वो दिखा दीजिए. देख लो, U is 0.2 meter per second. तो नहीं sir, 0.000. देख लो, अब आप जो कहोगे वो लिख देंगे, हमें तो इतना नहीं मालूम। Zero ही है. जीरो, वी भी जीरो, यू भी जीरो, सब जीरो जीरो, Yes sir. Sir, sir 0.0. ऐसे कैसे हो सकता है? आप ग्राफ देखो ना, तो जो शुरू में जो उसकी स्पीड थी वो u थी, Yes sir. तो u कितना है? Sir 20. 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड में कितना है पर सेकंड में? 0.2. 0.2 बोलो। टाइम कितना है? टाइम बताओ, बुक के ग्राफ को देख के टाइम बताओ कि वो चीज कितनी देर में रुकी, कितना समय लिया उस चीज ने रुकने के लिए? 10 seconds. 10 सेकंड, तो 10 लिखो। क्या, ये देखो ना ग्राफ, 121. ये दिख रहा है ग्राफ, Yes, sir. कितना सेकंड लिया उसने रुकने के लिए? 10 seconds. 10 सेकंड हो गया। अब 10 सेकंड है तो ये 0.02 में मल्टीप्लाई होगा -0.2 का और बाई 10, तो ऊपर सूर्यांश क्या आएगा? सर ऊपर आ जाएगा सर 0.2 into minus. हाँ वो सब ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ, अब हमें आंसर बता दे। हाँ ऊपर फिर आ जाएगा 0.04. ठीक बताया। कार्तिक आप बताओ। minus 0.04. उतना अच्छा है। कार्तिक बताओ। सर minus 0.004. वेरी गुड, 0.004, क्योंकि एक डेसिमल पहले इधर है, 2 डेसिमल पहले इधर है, तो कितने डेसिमल पहले आएगा? 3 डेसिमल और अपॉन 10। अब सूर्यांश बताओ, अब क्या आएगा? सर minus 0.04. हाँ कार्तिक बताइए। सर minus 0.0004. ये बात सही है, क्योंकि चीज छोटी हो जाती है। हाँ बोलो, हाँ बताओ। हाँ, 1 जीरो और नहीं लगेगा, 1 जीरो हटाए तो 1 डेसिमल इधर छोटा होगा बस। सर न्यूटन. इतने न्यूटन हो गए। सो दैट मीन्स, तो जो फोर्स लगा है उस चीज पर, ये जो ग्राफ है किस पर कितने का फोर्स लग रहा है, तो इतने न्यूटन आ गए। ओके, सो दैट यू कैन सी। अगले पेज पे देखो कितना न्यूटन लग रहा है, क्या इतना ही दिया गया है? सो इसका मतलब है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो चीज 10 सेकंड में रुक गई, वो चीज घिसकती घिसकती रुक गई। आफ्टर रिगिंग इट has taken a stop or halt, so frictional force acting on object
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये लिख दिया करो, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नीट्यूड। और कितना मैग्नीट्यूड है, क्या 0.00। और जब फ्रिक्शनल फोर्स लिखना निगेटिव कभी ना लगाना, जब रिटार्डेशन फोर्स लगाना लिखना तो निगेटिव ना लगाना। व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स कुछ भी लिखोगे, ब्रेकिंग फोर्स इज रिटन, देन निगेटिव साइन इज ड्रॉप्ड। इनका खुद ही मतलब होता है कि अपोजिट है। इज मेंशन्ड, रिटन लिखो या मेंशन्ड, देन निगेटिव साइन अगर है, ये खुद ही निगेटिव होते हैं तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि मैं नहीं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलने में फिर मतलब है कि जाऊंगा, दो बार नहीं नहीं लिखा जा सकता है। नाउ वी विल फर्स्ट कम टू एक्सरसाइज, जिससे कि फोर्स के आइडिया को हम और अच्छा कर सकें, तब फिर हम वापस आएंगे अगले लॉ के लिए। नाउ अब आप एक्सरसाइजेज में आइए। एक्सरसाइजेस का फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक मिनट, क्लास 9th चैप्टर 9th एक्सरसाइज सॉल्यूशन साइंस। सो लेट अस सी, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ट एक मिनट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस okay, a net zero external unbalanced force, is it possible for the object to travel with a non zero velocity? यानी अनबैलेंस्ड फोर्स अगर किसी चीज़ पे लग रहा है तो आपको ये बताना है कि इज इट पॉसिबल फॉर इट टू मूव विद नॉन जीरो वेलोसिटी। Yes, sir. जस्ट होल्ड, सो यस, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है और उस पर नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना। तो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, तो ये कब की सिचुएशन होगी? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, रुक जाएगी,
चेक कर लेते हैं कि ये कब होगा। Even when a non-zero external unbalanced force is applied, it is possible for the object traveling with a non-zero velocity. This is possible now only when the object has been moving with a constant velocity with a particular direction. नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस, ये इनर्शिया का सवाल है कि अगर किसी पर ज़ीरो नेट फोर्स लग रहा है तो क्या ये संभव है कि कोई चीज़ चलती रहे? बताओ। इफ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, external force is acting on a body which was earlier in motion, जो पहले से ही मोशन में है। जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में कोई सेलेस्टियल बॉडी है या प्लेनेट मूव कर रहा है, आसपास ना कोई स्टार है, ना उसके पास सैटेलाइट है, ना उसके पास कोई गैलेक्सी, आसपास कुछ है ही नहीं, और वो चलता चला जा रहा है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो क्या वो उसी डायरेक्शन में इटर्निटी तक, अनंत काल तक क्या उसी स्पीड से चलता रहेगा यदि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए? सो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नो नेट एक्सटर्नल, मतलब नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि कोई फोर्स ही नहीं काम कर रहा है, फोर्स जीरो है ऑन ए बॉडी, देन ऑल्सो इट कैन कंटिन्यू टू मूव, देन ऑल्सो इट कैन कंटिन्यू टू मूव, वो चल सकती है। कब, कैसे चल सकती है? मूव इफ इट इज इनिशियली इन मोशन, यदि वो शुरू में मोशन में हो, इफ इट इज इनिशियली इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो चल सकती है। नाउ जस्ट एक मिनट, हाँ ओके, उसे ठीक कर देंगे, एक मिनट रुको। अभी ठीक हुई कुछ कि नहीं? ब्लर है तो ठीक कर देंगे। चलो, सो अगर वो क्या कर रही है, इफ इट इज इनिशियली इन मोशन, तो वो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसा क्यों होगा बताओ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, कह रहा है कि साइट एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए सिचुएशन, तो ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है? इफ ए सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? बॉडी, जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो आकाश में रहने वाले होते हैं, जैसे धरती है, चांद है, सितारा है, तो आकाशीय पिंड। इफ ए सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लैनेट, प्लैनेट मूव कर रहा है, एस्टेरॉइड है, स्टार है, स्टार, सन भी तो एक स्टार ही है, सैटेलाइट है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो, इफ ए सेलेस्टियल बॉडी इज मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस, किस में मूव कर रही है? ऐसी जगह जहाँ कोई दूसरी चीज़ हो ही ना, इंटरस्टेलर स्पेस, ऐसी स्थिति अंतराण्विक आकाश, विच इज़ फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, जहाँ कोई दूसरी चीज़ दूर दूर तक ना हो, ना गैलेक्सी हो, ना निहारिका हो, यानी आसपास कहीं कुछ भी ना हो, फ्री फ्रॉम नेब्यूला ना हो, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी,
तो ऐसी जगह पे अगर चल रहा है देन in absence of force it keep on moving in same direction. In absence of any force it will continue. सर यहाँ पर तो नेट का मतलब क्या है? मतलब अगर it will continue to move with same speed in same direction. अभी बता रहा हूँ. अच्छा एक बात बताओ कि अगर नेट का मतलब समझो, तुम्हारी स्कूटी है तो ये जैसे ये तुम्हारी स्कूटी है जो कि तुम चला रही हो. और ऊपर कर दो। हाँ ये सो इफ ये देखो मान लीजिए ये स्कूटी आप चला रही हैं और इसमें ये अगर ये चल रही है और इस पर क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा है? Yes, sir, रोड का. फ्रिक्शन लगेगा. और अगर इंजन ने इस पर फोर्स लगा दिया, इंजन इस पर फोर्स लगाएगी तो इंजन इस पर जो फोर्स लगाएगी वो आगे लगाएगी, तो ये फोर्स अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो गया तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया? और अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही तो क्या इसी स्पीड से चलती रहेगी? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अपोजिंग फोर्स इक्वल हो जाए तो एफ नेट सिर्फ इतना ही फोर्स लगाना कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो. तो जो चलती हुई चीज़ है अगर आपकी स्कूटी चल रही है और ठीक उतनी ही रेस दो जितना फ्रिक्शन है और 40 पे रखो तो बोलो उस पर सेट करके आराम से एक स्पीड से मान लो हाईवे पे चल रही चलती जाओ. तो बोलो किया. सर अगर ये रुक गई स्कूटी तो फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? अगर आप इंजन आपका ऑफ हो गया तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स ही रह जाएगा और धीरे धीरे रोक देगा. और सर फिर जब रुक जाएगी स्कूटी तब तो फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं ना. अगर स्कूटी रुक जाएगी तब फिर कोई फ्रिक्शन नहीं है. हमेशा जब रिलेटिव मोशन होता है तभी फ्रिक्शन रहता है. समझ में आ गई बात? ठीक है. सो नेट फोर्स अगर कोई एक मान लीजिए इंटरस्टेलर स्पेस में कोई बॉडी जा रही है और वहाँ ना स्टार है ना कुछ है तो क्या वो चलती चली जाएगी? उसके आसपास ग्रेविटी ही नहीं है तो वो क्यों नहीं चलेगी? और टिल इटर्निटी अनंत काल तक वो एक ही गति से एक ही दिशा में क्यों नहीं चलेगी? बताओ. ठीक है. क्या सेकंड? हाँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या करा दिया गया है आपको? इफ ए कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. बोलिए. यस सर आप वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद ए रोप. यदि बस जा रही है तो ये क्यों कहा जाता है कि बस के रूफ पर कोई अगर लगेज है तो उसे बांध दो? वैसे तो बस पर बैरियर भी होता है लेकिन आपने इसमें कोई लगेज रख दिया. हाँ तो क्यों ऐसे कहा जाता है? इफ बस सडनली. बस चली हाँ हाँ बोलो. सर अचानक अगर बस चली ना और या तो अचानक रुक गई तो एक एक करके बताओ. अगर रुकिए, अगर अचानक बस चली तो क्या होगा? सूर्यांश एक बात बताओ पहले, अगर चलेगी अचानक तो क्या होगा? जो लगेज है वो रुक जाइए, सूर्यांश बता रहे हैं. अगर अचानक बस चली तो क्या होगा? जो वो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ जाएगा ना क्योंकि वो पहले तो रेस्ट पे था फिर अचानक ये सही है. इस चीज को पहले लिख लें फिर अगली बताना. सो इट इज एडवाइज्ड टू टाई लगेज. हाँ ये थर्ड क्वेश्चन है. सो इट इज एडवाइज्ड टू टाई लगेज kept on roof of bus. ठीक है. as if bus suddenly moves from rest, then due to inertia of rest, due to inertia of rest, luggage is likely to fall behind. वो पीछे गिर जाएगा कि नहीं? वो रुका रहेगा और पीछे से गिर जाएगा. लगेज क्या हो जाएगा? लगेज. अच्छा ओके ओके एक मिनट.
ओके, कोई बात नहीं, अब जितने हैं उतने ही पढ़ेंगे। ये बात है। सर 4 है। आज 4 हैं, वो प्रार्थना बीच में हट गई थी, प्रार्थना भी थी। सो इस तरीके से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ लगेज, लगेज इज लाइकली टू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर। एंड इफ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, तब क्या होगा? सर लगेज आगे की तरफ चले जाएगा। लगेज विल कंटिन्यू टू मूव अहेड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो आगे गिर जाएगा। इफ मूविंग बस, सर ये वही है ना जैसे आपने बताया था कि अगर कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो बोलेगी कि मैं रुकी रहूंगा। हाँ यही बात है। आप चलते जाओ, है ना? हाँ, इफ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स देन ड्यू टू inertia of motion, luggage continue to move in forward direction though bus has stopped. Luggage continue to move in forward direction and fall in front of bus, बस के सामने गिरेगा बल्कि और एक्सीडेंट भी करा देगा। इन फ्रंट ऑफ बस, तो ये चीज़ हो जाएगी। नाउ एक मिनट, ब्लर हो गई फ़ोन थोड़ा सा, एक मिनट जस्ट होल्ड करिएगा। ये चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर इसमें एक केस में वो इनर्शिया रेस्ट था, एक केस में इनर्शिया मोशन था ना? क्योंकि शुरू में रुका था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि अ बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल्स कम्स टू रेस्ट। अगर किसी बैट से किसी बॉल को मारा जाए तो पहले रोल करेगी और रोल करते करते लुढ़कती लुढ़कती आगे जाएगी और थोड़ी दूर जा करके क्या वो रुक जाएगी? तो रुक जाती है। सो द बैट्समैन डिड नॉट हिट बॉल हार्ड इनफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, वो क्या ऑप्शन हो सकता है? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल। तो पहला कह रहा है कि उसने ठीक से नहीं मारा, तो क्या ये ऑप्शन गलत है? गलत है ही है, क्योंकि कभी ना कभी तो हर चीज़ रुकती ही है, फ्रिक्शन लगता है। ऐसा कोई चीज़ है कि तेज मारा होता तो कभी ना रुकती। और ये कह रहा है कि वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात सच्ची है कि गलत है? वेलोसिटी से नहीं मतलब है ना फोर्स का, क्योंकि एक्सीलरेशन से मतलब है। फोर्स क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ में? एक्सीलरेशन, ना कि वेलोसिटी। तो दूसरी बात कह रहा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये भी गलत है। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। क्या डी करेक्ट है? सी। और वो जो अपोजिंग है, इस पर एक कौन सा फोर्स लग रहा था जिसने बॉल को रोक दिया? क्या फ्रिक्शनल फोर्स? सो इट इज ट्रू as when two objects are in contact, two objects are in contact, then there is an opposing force act on them। तो उन पर एक फोर्स लगता है which opposes the relative motion between them। अगर उनमें relative motion हो रहा है तो तभी वो फोर्स एक्ट करेगा। then there exists a opposing force, an opposing force which opposes, वो किस मोशन को अपोज करता है? any kind of relative motion।
जरा इसका मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए दोनों चीज़ें एक ही तरफ चल रही हैं तब नहीं है फ्रिक्शन, लेकिन अगर ये हाथ आगे बढ़ रहा है तो इस हाथ पर एक फ्रिक्शन है जो उसे तब रोकेगा, और ऐसे ऐसे चले तो कुछ नहीं। सो इसलिए ये बॉडी रुक गई क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा था। ब्लर है स्क्रीन क्या? हाँ ठीक है। सो इसलिए ये आंसर करेक्ट है। अब आप ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन टू हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक ट्रक चलती है और हिल से नीचे आती जाती है, और ये जो ट्रक है ये रोल डाउन कर रही है। पहले तो इसका यू कितना है बताओ, क्या ज़ीरो है? और बाद में अब ये कहा गया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये आगे बढ़ रही है, इस पर कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से है, वो चीज़ बताई नहीं गई है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। और आगे ये कितना चल लेती है? 400 मीटर चल लेती है, और समय कितना है? 20 सेकेंड का समय लगता है। फाइंड इस एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमको पता करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन, फिर फोर्स भी पता करना है। रोल डाउन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। रोल डाउन फॉर 20 सेकेंड, रोल डाउन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब जरा देखें कि u कितना है, इस पे 0 है, और s क्या होता है बताओ? क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना चल ली बताओ? ये ब्लर है तो ठीक है, इसको ठीक करें। सो अब देखो, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड? 400। इसकी इनिशियल, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? क्या 0? कितना समय चली? 20 सेकेंड्स। एक्सीलरेशन पता है? नहीं पता है। टाइम पता है? 20। तो 400 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या ये तो 0 हो गया? 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 400, इसको उससे कट करो तो 200 आया। तो बताओ 400 किसके इक्वल हुआ? क्या 200 ए? ये एस इज इक्वल टू, ये काइनामेटिक्स की सेकंड इक्वेशन है, 3 अलग अलग इक्वेशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है? v। यही 3 होती हैं जिसको हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था। अब हमने इसका सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन लगाया है, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो आप जाने। हाँ, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अगर एक्सीलरेशन पता है और जो मास है ट्रक का वो कितना है? क्या 7 टन है? 1000 किलो, देखो लिखा है, तो ये 7000 kg हो गया। तो ये बताओ फोर्स फिर क्या हो गया? क्या फोर्स ma होता है? उतना लिखने की जरूरत नहीं, न्यूटन ही लिख दो बस, न्यूटन ही लिखना ठीक है। सो फोर्स विच वाज एक्टिंग, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। एक्सीलरेशन भी एक आंसर है, इसको भी रेक्टेंगल में डालो, हाईलाइट करो, और इसको भी हाईलाइट करो, दोनों इसके आंसर हैं। ये दोनों इसके आंसर हो गए, ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज दिस एंड दिस इज दिस। 6th क्वेश्चन देखिए कि अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। अगर एक फ्रोजन सरफेस पर एक स्टोन थ्रो कर दिया जाए तो क्या ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा? बहुत चलेगा, लेकिन रुक तो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा इस पर। तो 1 kg का स्टोन है, और इसको शुरुआती स्पीड से कैसे फेंका जाता है? बल्कि स्लाइड किया जाता है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और ये 50 मीटर चलने के बाद
ये रुक भी जाता है। v कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और भी कुछ दे रहा है क्या? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? अब देखो इतनी चीज दे रहा है, और कुछ तो नहीं दे रहा ना। तो कार्तिक बताओ मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि मुझे एक्सीलरेशन मिल जाए? कार्तिक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सूर्यान साहब बताओ कौन सा फार्मूला लगाऊं कि एक्सीलरेशन मिल जाए? सर इसमें हमें टी चाहिए, लेकिन इसके लिए हम लोग सर टी तो नहीं है, इसमें हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे। फर्स्ट वाला लगाना चाहते हो ना? तो ए मालूम है ना, ये ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बताओ v कितना है? क्या 0? और u क्या 20 है? और a नहीं पता और s 50 है। तो ये क्या 100a हो गया? तो a कितना हो गया? सो इट इज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो 50? ये है 50 मीटर चल गया स्टोन, चेक कर लो। इतनी डिस्टेंस है 50 मीटर की, चल गया फिर रुक गया। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। बट वो पूछता है फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या होगा? क्या उसका मास दिया है? ये 1 kg की चीज है और -4 एक्सीलरेशन है, तो -4 न्यूटन। सो कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ 4 न्यूटन। फ्रिक्शन जब लिखोगे तो फिर निगेटिव नहीं लगाओगे। फ्रिक्शनल, बोलो मतलब आप दो दो क्यों लगाओगे? ए भी तो नहीं है ना, टी भी नहीं है, तो पहली क्वेश्चन क्यों लगाओगे? और यहाँ फिर 4 न्यूटन लिखो, फ्रिक्शन फोर्स हो या ड्रैग फोर्स हो, ये चीज़ है। हाँ, तो दो अननोन है तो नहीं लगाना है। एक बात हो गई। 7th क्वेश्चन देखो कि ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ओके, तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हाँ PDF में भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू।